देखिए, हम सब लोग जो है कृषि विभाग के कार्मिक हैं और कृषि विभाग के जितने भी अनुभाग हैं, चाहे वो जनरल एग्रीकल्चर हो, चाहे सॉइल कंजर्वेशन हो, चाहे फसल सुरक्षा हो, चाहे एक्सटेंशन हो, ठीक है ना। सारे के सारे लोग एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश की जो कृषि है, हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश की जो प्रकृति है, वो कैसे स्ट्रांग बनी रहे। हमारे देश की जो आबादी है उसको पर्याप्त खाना मिले और भोजन में हर चीज़ मिले, रोटी भी मिले, दाल भी मिले, तेल भी मिले, सब्जियां भी मिले, फल भी मिले, शुगर, चीनी, गुड़ मिले, दूध मिले, अंडा मिले, मांस मिले। और ये सब मिलने के पीछे किसान को बहुत ज़्यादा लागत न लगानी पड़े, नेचुरल वे में मिले, नेचुरल में मिले। यानी खेती में किसान को बाजार में कुछ भी खरीदने ना जाना पड़े। किसान अपनी उपज बेचे, किसान के यहाँ लोग लेने आए। चूँकि किसी ज़माने में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी भीख निदान। खेती संपूर्ण दुनिया का सबसे उत्तम व्यवसाय है, लेकिन उत्तम व्यवसाय कब है? चूँकि खेती का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। मनुष्य का भूख से, भूख का भोजन से, भोजन का खेती से और खेती का प्रकृति से एक रिश्ता है। क्या? मनुष्य का भूख से, भूख का भोजन से, भोजन का कृषि से और कृषि का प्रकृति से। ये सच्ची कहानी है। खेती की सारे काम, सारी की सारी बातें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और इस समय वर्तमान में एक खेती का प्रकृति से कोई रिश्ता, ये बात हमारे ज़हन में नहीं रही। हमें भूख लगती है और भूख जब लगती है तो मुझे भोजन की तलाश होती है और भोजन की ज़रूरत के लिए मुझे खेती मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन खेती के लिए प्रकृति की क्या ज़रूरत है, प्रकृति की क्या अहमियत है, ये हमारे दिमाग से बात निकल गई। जब तक बात ये मेरे दिमाग में थी 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक हमारे देश के पूर्वज ये जानते थे कि कृषि का प्रकृति से अटूट रिश्ता है। उनको ये समझ थी। जब ये समझ थी तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न भारत अकेले पैदा करता था। फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद उनकी कुछ एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थीं
जिनकी वजह से मेरे देश के किसान को कुछ अनकम्फर्ट फील हुआ। वहाँ ज़बरदस्ती था कि ज्वार बाजरा करता था उसको कहा गया नहीं काटन करनी है, चना मटर बोता था बोला गेहूँ करना है, यहाँ नील की खेती करनी है, यहाँ चाय की खेती करनी है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, उसको बाध्य कर दिया गया। तो वहाँ से गिरावट शुरू हुई और गिरावट का परिणाम मुझे मिला 1947 में आज़ादी के बाद। ये अध्ययन किया 1947 के पहले गुलामी के पीरियड में मुझे अध्ययन करने का कोई अवसर ही नहीं था, मैं अंग्रेज़ों के अधीन था। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के समाप्त होने के बाद जब मैं आज़ाद हुआ तो हमने अपनी योजनाएं बनाई और हमने अपने विषयों को अपने हिसाब से अध्ययन करना शुरू किया। तो क्या पाया कि देश की आबादी 34 करोड़ है और उत्पादन 50 मिलियन टन है और मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो 1947 से 1950-60 के पहले तक ऐसे ही चलता रहा 13 साल तक। लेकिन 1960 में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक अपील की देश के नागरिकों से, वैज्ञानिकों से और नीतियों से कि भाई हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो सारे लोग जुट गए, ज़रूरत थी, सारे लोगों ने प्रयास किए। और प्रयास क्या था हरित क्रांति में? उन्नत प्रजाति, सबसे पहला ये था उन्नत प्रजातियों का विकास, फसलों की उन्नत प्रजातियों का विकास। फिर उन्नत प्रजातियों के बाद फिर आया कि भाई उन्नत प्रजाति बोएंगे तो इनके पोषण के लिए, इनको पोषण मिल सके ज़मीन से, इसलिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। फिर उसके बाद आया कि रासायनिक उर्वरक देंगे तो फिर इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो सिंचाई साधनों का विस्तार। फिर क्या हुआ कि बैल से साहब, आपको याद होगा कि 1950 के दशक में हम केवल हमारे देश में जो 12.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन थी, मात्र 6 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में हम खेती करते थे। 17वीं शताब्दी में हम सिंगल क्रॉप पूरी की पूरी ज़मीन में करते थे, क्योंकि ज्वार बाजरा मेरी मुख्य फसल थी खरीफ में। धान और गेहूं, धान तो बहुत लिमिटेड एरिया में होता था जहां लोलैंड एरिया था, गेहूं होता ही नहीं था। गेहूं तो 1952 में बाहर से आया और हमने खेती 52 से शुरू की गेहूं की। तो खाद्यान्न के नाम पर हमारे यहाँ ज्वार बाजरा और जो छोटे अनाज थे उनकी बहुतायत में खेती होती थी। और बारिश के सीज़न में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन जो है वो हवा में है, बारिश के साथ नीचे गिरती थी, इन फसलों को पूरा पोषण दे देती थी, बारिश के पानी से हो जाती थी। मुझे ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी, नाइट्रोजन की इस्तेमाल के लिए यूरिया की ज़रूरत नहीं थी और ज़मीन मेरी मजबूत थी। पॉज कर दो। तो ये जो हमने हरित क्रांति में कार्यक्रम अपनाए, अब आप खुद देखना, हालांकि उन्नतशील प्रजातियां, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई साधन, फिर मैकेनाइजेशन, फिर फसल सुरक्षा रसायन। अब आप समझना बात को कि हमारे देश के किसान की आदत कैसी पड़ी। मैकेनाइजेशन के चलते बैल खत्म, केमिकल फर्टिलाइज़र जब से उसको मिले, कंपोस्टिंग का काम खत्म, सिंचाई साधन जैसे मिले तो असंचित फसलों का काम खत्म। जैसे जैसे हमको सहूलियत मिलती गई हम अपने आप में चेंज लाते चले गए। और उस चेंज का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया और हरी खादों का, कंपोस्ट का प्रयोग करना भूल गए, तो सॉइल में ह्यूमस की लेवल कमज़ोर होने लगा। हमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, बैल छोड़ दिया, तो हमारी ज़मीन कॉम्पैक्ट होने लगी।
हमें सिंचाई साधनों का मिल गया जुगाड़ की बोरिंग करके पानी निकाल सकते हैं, तो फिर हमने चना, मटर, मसूर और जौ, बाजरा बोना बंद कर दिया। मुझे पेस्टिसाइड मिले तो मैं बायोडाइवर्सिटी को भूल गया। तो आज क्या हुआ कि हमारी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा भी कम हो गई, हमारी ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया, हमारे खेतों की मेड़ों पर खड़े हुए पेड़ भी कट गए। अब हमारे क्षेत्र में, गांव में कहीं चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ नहीं मिलता, मेंढक नहीं मिलता, यानी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई, जंगल ख़त्म हो गया, जानवर पालने लोगों ने कम कर दिए। तो जब किसान के पास जानवर नहीं है, अब वो फसलों का अवशेष क्या करेगा? तो बेचेगा, फेंकेगा या जलाएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जो सॉइल थी, इसका सबसे जो एडवर्स इफेक्ट पड़ा कि जो मेरी सॉइल थी वो वीक हो गई। तो मुद्दा, जब हम खेती करेंगे, देखिए हम फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, किसान ने तय कर रखा है कि मुझे धान लगाना है, किसान ने तय कर रखा मुझे गन्ना लगाना है। जहां उसको आर्थिक दृष्टिकोण उसका सही लगता है कि नहीं, यहां पर आमदनी ज़्यादा मिलेगी, हम वो फसल बोते हैं। आज की तारीख में जब हम खेती शुरू करते हैं तो खेती शुरू करते हैं फसल से। हमने तय कर लिया मुझे कपास बोनी है, ये भी तय कर लिया कपास की ये बीटी काटन बोनी है, ये भी तय कर लिया इसमें एनपीके इतना डालना है, और फिर ये भी तय है कि पानी इतने लगाने। तो हम सारे काम करते हैं, और कहाँ करते हैं? कोई भी क्रॉप बोएंगे तो हम सॉइल में बोएंगे, बीज तो सॉइल में डालेंगे, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी का क्या स्टेटस है हम ख्याल नहीं करते। हमें तो बीज डालना है, माँ की कोख चाहे जैसी हो। अब सॉइल की फर्टिलिटी कमज़ोर है, मैंने गन्ना बो दिया, तो जाहिर सी बात है गन्ना उस गति से नहीं ग्रो करेगा। फिर आप वैज्ञानिकों के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग करिए। फिर मैं बाज़ार जाऊंगा तो यूरिया, डीएपी, पोटास लाऊंगा। अब जो सॉइल में जो 17 एलिमेंट की बात करते हैं कि 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत। एक तरफ साइंस हमारा कहता है कि किसी भी फसल को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और एक तरफ हमारा साइंस 70 सालों से केवल एनपीके की बात कर रहा है। तो एनपीके की बात करने में क्या हुआ, 17 में 3 तो आप देने की बात कर रहे हैं, 3 नेचर से मिलते हैं, लेकिन 11 की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब जा कर के किसी ने जिंक की बात शुरू कर दी, किसी ने सल्फर की बात शुरू कर दी, लेकिन शुरू हुआ है। अभी इसका प्रयोग मात्र 2-3% किसान करते हैं। तो आप ज़रा सोचना कि जब यहाँ पर मैंने गन्ना बोया, आलू बोया, गेहूँ बोया, धान बोया, चना बोया, मटर बोया, सब्जी बोई, और उस सब्जी के पौधे को ये 17 पोषक तत्वों का एक बैलेंस अंदर जाना चाहिए था। जब बैलेंस अंदर जाता 17 पोषक तत्वों का, तब उस क्रॉप की जो उपज थी उसमें टेस्ट वैल्यू होती और उसमें पौष्टिकता होती। लेकिन चूंकि ये 17 पोषक तत्व उस जमीन में नहीं है, और हमने उसको प्रेशर डाल करके, एनपीके डाल करके क्रॉप ग्रो कर लिया, तो क्या हुआ कि उसमें टेस्ट भी नहीं है, उसमें उतना पौष्टिकता भी नहीं है। इसीलिए आजकल देखिए, आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो बहुत सारे सप्लीमेंट्री फूड आपको लिखे जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स आपको लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते? आयरन की गोली दी जाती है, जिंक की बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे
सप्लीमेंट्री फूड और मेडिसिन का सारा बाजार 60% मार्केट जो है ना सप्लीमेंट्री फूड का है। मैं कहता हूँ हम कितनी देर सप्लीमेंट्री फूड के भरोसे जी पाएंगे। तो खेती में मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्योंकि कहा जा गया है एक है सादे सब सदे सब सादे सब जाए। प्रॉब्लम सॉइल से शुरू होती है। दुनिया की प्रत्येक प्रॉब्लम, आज अगर दो लोग लड़ रहे हैं, दो कंट्री लड़ रहे हैं, तो वो सॉइल की वजह से लड़ रहे हैं। उसके पीछे का कारण सॉइल ही है। फसलों में बीमारी लग रही है तो उसके पीछे सॉइल ही है। इंसान बीमार हो रहा तो उसके पीछे सॉइल ही है। क्योंकि इसको मैं बोलता हूं माँ, क्या धरती को क्या बोलता हूं? धरती माँ। जब मैं माँ बोलता हूं तो मतलब है माँ जिंदा है। कोई ना कोई सनातन काल से ऐसी बात तो है, इसको माँ क्यों बोला गया? तो माँ इसलिए बोला गया ये जिंदा पिंड है, अनादिकाल से हमको पालता आया। हमको नहीं 84 लाख योनियों का जीवन यापन का सारा कारोबार ये माँ ही करती है। हमारा गाय का, भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, बकरी का, शेर का। अगर ये कमजोर हो जाती है तो ये 84 लाख योनियों के जीव जंतु, इनका कारोबार कैसे चलेगा? इनको पोषण कौन देगा? तो ये काम करना था मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे खूबसूरत प्राणी है। इसको ये बात सोचनी थी कि मेरे धरती पर जन्म लेने का प्रयोजन क्या? धरती पर, जब धरती पर है तो धरती माँ, हम कहाँ से जन्मे हैं? हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? तो चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो धरती है, पानी है, हवा है, आकाश है और अग्नि है। ये जो पंच महाभूत है ना, इसी से मुझे जन्म मिला है और इसी से मैं प्रतिदिन पलता हूँ। मरने के बाद इसी में मुझे विलीन हो जाना है। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि ये पंच महाभूत के बारे में कुछ सोचे। जैसा कि ये पंच महाभूत को ही मैं नेचर कहता हूँ, इसी को मैं प्रकृति कहता हूँ। इस पंच महाभूत में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो और हम, और ये पंच महाभूत, इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं है। तो जो चीज़ हमको दिख रही है उसको देखें। तो उसमें पहला है भूमि। तो भूमि में, चूंकि मैंने बीज बोला कि भूमि में हमें बीज बोना है, खेती करनी है, कृषि करनी है, तो भूमि में करेंगे। तो भूमि का मतलब देखिए क्या है। जब भूमि की बात आती है तो एक है कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि भूमि क्या पैदा करती है? कार्बनिक पदार्थ। गेहूं पैदा करेगी, चना पैदा करेगी, उनका हाउसेस पैदा करेगी, बाग बगीचों में फल लगेंगे, उनकी पत्तियां होंगी। तो जो खेती में उपज आई है वनस्पतियों के रूप में, घासों के रूप में, झाड़ियों के रूप में, फसलों के रूप में, वृक्षों के रूप में, इनका जो रेजिड्यू है हम यूज करेंगे। हम लकड़ी जलाएंगे, चूल्हे में खाना बनाएंगे, लेकिन राख खेत को देंगे। राख कार्बन है। हम गेहूं खाएंगे, दाल खाएंगे, लेकिन अपना मल खेत को देंगे। मेरी गाय भैंस भूसा खाएगी, दाना खाएगी, लेकिन उसका मलमूत्र खेत में जाएगा। अगर ये विचार मेरे मन में है और रिसाइकलिंग का सिस्टम मैंने समझ लिया है कि माँ, एक धरती माता एक ऐसा इंडस्ट्री है कि इसमें अगर मैं ये जो पैदा करती है इसका मैं यूज कर लेता हूँ और बची हुई चीज़ों को फिर अगेन मैं वहीं सेट कर देता हूँ, अगेन वहीं पहुँचा देता हूँ, तो ये रॉ मटेरियल है। बची हुई चीज़ें क्या? हमारा मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियाँ, चूल्हे की राख, किचन वेस्ट, जो कुछ भी है वो क्या है? बेस्ट है ना मेरे लिए, हमारे लिए बेस्ट है। इस बेस्ट को मुझे अगेन उसी सॉइल में ले जाना है जहाँ से मैं ये लाया था। तो ये क्या है? इसका रॉ मटेरियल है। वो अगर मिलेगा तो अगेन वो फिर हमको प्रोसेस करके चना, मटर, फल, सब्जी के रूप में रिटर्न कर देगी। लेकिन पिछले 73 सालों से, हालांकि हरित क्रांति आने के बाद 20 साल तक, तो आज़ादी के 13 साल बाद तो ये योजना लागू हुई, तो 13 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर 1990 तक जब मैं आत्मनिर्भर हो गया तब भी केमिकल का प्रयोग काफ़ी कम था।
काफ़ी कम था। जब मैं आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के क्षेत्र में, उसके बाद फिर मैंने दबा करके इनका उपयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का दबा करके, यानी फुल क्षमता के साथ उपयोग किया, पेस्टिसाइड का फुल क्षमता के साथ उपयोग किया, धरती का दोहन जितना करना था उतना कर लिया, पानी का दोहन जितना करना था उतना कर लिया, बायोडाइवर्सिटी का दोहन भरपूर किया। तो मित्र, अब मेरे पास दोहन की गुंजाइश, अब हम फर्दर भूमि का और अधिक दोहन नहीं कर सकते, पानी का दोहन नहीं कर सकते, बायोडाइवर्सिटी मैंने नष्ट कर ली, अब दोहन लायक मुझे कुछ बचा ही नहीं। इसलिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में है, किसान संकट में है, देश की खेती संकट में है। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके प्राकृतिक खेती की मुहिम चलाई गई है। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है हमको? सबसे पहला काम है, ये जो प्राकृतिक खेती शब्द है ना, प्राकृतिक खेती की बात जब भी शुरू होगी तो लोग फिर धरातल के बाद से शुरू करते हैं। अभी प्राकृतिक खेती में फिर भी कहीं सॉइल नहीं आ रही है। प्राकृतिक खेती में आता है क्या? आजकल एक शब्द है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब आप शब्द को सुनिए जरा, इसको व्याख्या करिए, विवेचना करिए, इसको सोचिए, विचारिए। गौ आधारित प्राकृतिक, गौ आधारित प्रकृति, प्रकृति में गाय है, गाय में प्रकृति नहीं है। तो ये जो गौ आधारित है ना, अगर मैं ये कहूं प्राकृतिक खेती में गौ का उपयोग, शब्द ये अच्छा है कि प्राकृतिक खेती में गौ माता की भूमिका, ये शब्द एप्रोप्रिएट है, ये बहुत खूबसूरत शब्द है कि प्राकृतिक खेती में गाय भी एक हिस्सा है। और जब गाय की बात आती है तो क्या आता है? गाय का पहला प्रोडक्ट क्या है? सनातन काल से आज समझिए कि 1990 के बाद, 90 के पहले तक या 1972 के पहले तक हमारे देश में सारी की सारी खेती बैलों से होती थी। ट्रैक्टर के आ जाने के बाद ये बैल गायब हो गए। तो गौ माता का जो पहला निवेश था बैल, सबसे पहले वो उसका था, पहला प्रोडक्ट था उसका बैल, इसलिए हम उसको माँ कहते थे। क्योंकि बैल का मतलब समझ रहे, गाय ने एक बछड़ा पैदा किया और फिर गाय ने अगले साल एक और बछड़ा पैदा किया, मुझे एक ट्रैक्टर मिल गया, जो आज ट्रैक्टर 6 लाख रुपए का आ रहा, छोटा वाला। बड़ा वाला ट्रैक्टर तो 12 लाख का आने लगा। तो एक गाय माता अगर 2 बार बछड़े दे देती है तो एक मुझको ट्रैक्टर दे देती थी। और वो ट्रैक्टर कैसा था कि मेरी फसलों के बचे हुए अवशेष खाता था, गोबर करता था, वो गोबर खेत में ले जाता था, गाय भी गोबर करती थी, वो भी खेत में ले जाता था। गाय का दूसरा प्रोडक्ट था दूध। गाय के दूध को मैं अमृत कहता हूं। तो हमारे देश के सनातनी लोग बैल को कट कर दिए। नीतियों को ये चिंता नहीं, ट्रैक्टर पर, कृषि यंत्रों पर भारी भरकम अनुदान, बैल से खेती करने वालों को कुछ नहीं। और हम लोग भैंस का दूध 70 रुपये लीटर भी ले लेंगे, लेकिन कोई किसान कहे साहब मेरा गाय का दूध है इसे ले लीजिए, बोले इसमें मलाई नहीं जमती है। तो अब समझिए आप, एक पशुपालक जो गाय पाले वो क्यों पाले? गाय अगर बछड़ा करेगी तो बछड़ा बैल बन नहीं रहा है, बाजार में उसका कोई खरीदार नहीं है बैल का, बछड़ा काट नहीं सकते आप, गौवंश को हम काट नहीं सकते। तो अगर किसी की गाय ने बछड़ा पैदा कर दिया तो उसको तो सांप सूंघ गया। दूसरा, गाय का दूध कोई खरीद करके पीना नहीं चाहता,
ऐसी दशा में जब लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो एक चुटकुला जैसा लगता है, जसपाल भट्टी का उल्टा पुल्टा सीरियल दिखाई देता है। कैसे जो किसान बैल के लिए गाय नहीं पाल सकता, दूध के लिए गाय नहीं पाल सकता, वो किसान गौमूत्र के लिए तो गाय नहीं पालेगा। आज पूरा का पूरा फोकस हम गौ आधारित खेती में करते हैं कि गौमूत्र और गोबर, गौमूत्र और गोबर, गोबर में ये खूबियाँ हैं, गौमूत्र में ये खूबियाँ, गोबर में ये खूबियाँ हैं। अरे बैल में कितनी खूबियाँ थीं, गाय के दूध में कितनी खूबियाँ थीं, उनको दरकिनार करके मैं सीधे सीधे उसका लास्ट प्रोडक्ट जो था, और ये तो देखिए ये तो था ही, जब बैल है, गाय है, दूध है, तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर तो है ही, ये कहाँ चला गया? ये भी मेरे पास था। और नेचुरल वे में नेचुरल वे में ज़मीन में जाता था, उसको कहते थे नेचुरल फार्मिंग। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या हुआ आज की तारीख में। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि हमको अल्टीमेटली गाय है नहीं है, हमारे देश के 14 करोड़ किसानों को 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में प्राकृतिक खेती तो करनी पड़ेगी। अगर प्राकृतिक खेती में कोई बाधा है, अवरोध है, तो फिर ये भी जान लीजिए कि 10, 15, 20 साल के बाद हमें नहीं लगता कि देश का 50% किसान भी बचेगा, या तो ज़मीन बेच के भाग जाएंगे। बहुत सारे किसान तो घाटे के कारण आत्महत्या करेंगे, क्योंकि किसी को फिक्र नहीं, इस खेती के विषय पर किसी को गंभीरता से चिंतन नहीं है किसी के मन में। सारे लोग अपनी अपनी मस्ती में, नशे में चूर हैं। लेकिन हम चूँकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि किसान का बेटा हूं, कुछ तो किसान को दूं तो क्या दे सकता हूं किसान को? देखिए आप, उसको सिंपल बात बताने कि भाई अपनी मिट्टी को समझो। मिट्टी में क्या है? ये जो जमीन है, सॉइल, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, ये जो जमीन है, आज मुझको एक हैदराबाद के बुद्धिजीवी ने बोला कि साहब आपका कोई कार्बन की बात करते हो तो कोई अंग्रेजी में लिटरेचर है क्या, सॉइल में कार्बन को कैसे बढ़ाएं? तो मैंने कहा आप यहाँ आ जाओ, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा और आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेट करके मैं भी भेज सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये काम नहीं है, फुर्सत नहीं इतनी। देखिए ये 1 हेक्टेयर सॉइल है। 1 हेक्टेयर सॉइल का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। इसकी 6 इंच की मिट्टी का वजन होता है 20,000 कुंटल। अगर इसमें 1% ह्यूमस हो तो उसका मतलब है 200 कुंटल। 200 कुंटल मिट्टी में ह्यूमस है। जंगल में 2% ह्यूमस होता है। अगर जंगल में जाएंगे तो 1 हेक्टेयर की सॉइल में हमको 400 कुंटल ह्यूमस मिलेगा। हमारे खेत में अगर 1% भी हो जाए तो चलो ठीक है। अभी है कितना? 0.3%। एवरेज, हमारे देश की एवरेज भूमियों में जो जीवांश कार्बन जिसको कहते हैं, वो एवरेज कितना है? 0.3%। तो उसका मतलब हुआ 60 कुंटल। जंगल में होता है 400 कुंटल, हमारे खेत में होना चाहिए 200 कुंटल, हमारे खेत में बचा है 60 कुंटल। ये तो मेरे माँ की, धरती माता की क्षमता है। अब इतनी कम क्षमता में मैं कपास की, गन्ने की, गेहूं की, धान की खेती करना चाहता हूं, वो भी प्राकृतिक विधि से करना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं ना 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी। तो प्राकृतिक खेती की बात जब भी होगी तो हमको एक ही चीज करना है कि हमको जमीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाएं। जब ये शब्द आता है कि जमीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाएं, तो उसके पहले हमको जान लेना चाहिए ह्यूमस होता क्या है। क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आज भी आप किसी नेट पर जाइए, किसी किताब में लिखिए कि भाई 1 ग्राम मिट्टी में कितने माइक्रोब्स होते हैं। अभी आप गूगल करिए, पूछिए जरा 1 ग्राम सॉइल में कितने माइक्रोब्स होते हैं, तो लिख के आ जाएगा 2.5 करोड़।
कुछ लोग बोलेंगे 25 करोड़। तो 25 करोड़ 2.5 करोड़ होते थे, अब नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में कितना माइक्रोब्स होता है और लिख के आ जाता है 2.5 करोड़, तो डाटा झूठ है। क्योंकि अगर 2.5 करोड़ होते हैं तो फिर आज की तारीख में प्राकृतिक खेती के बारे में जब जीवामृत की बात आती तो क्यों आती है? या हमारे कृषि वैज्ञानिक जो बहुत प्रकार के कंसोर्सिया और बायो फर्टिलाइजर लिए घूम रहे, क्यों लिए घूम रहे हैं? तो बायो फर्टिलाइजर, नाना प्रकार के बायो फर्टिलाइजर लेकर के घूमना, कंसोर्सिया लेकर के घूमना, इसका मतलब ये हमारे खेत में नहीं है। ठीक है ना? तो ह्यूमस को जानने के लिए हमको जानना है कि पहले ह्यूमस होता क्या है। तो ह्यूमस के बारे में मैंने लिखा है, ह्यूमस क्या पदार्थ है। इस खेत में कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, इस खेत में लाभदायक जीव एवं सूक्ष्म जीव होने चाहिए। 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, लाभदायक जीव एवं सूक्ष्म जीव। जीव में मतलब केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं है, केंचुआ भी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, दीमक का बहुत बड़ा रोल है, गुबरेला का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे अनगिनत जीव हैं जो आंखों मुझको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जमीन में कार्बनिक पदार्थ हो, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हो। जब लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होंगे तो ये मरेंगे भी, इनकी लाइफ साइकिल होती है, तो उनके जीवों के अंश भी होंगे। इस कंबाइंड एक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ह्यूमस। अब देखिए, अब हमने चूंकि पेस्टिसाइड का प्रयोग किया, बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला, जब क्लोरोपाइरीफास डाल करके दीमक को मारने का प्रयास करते तो केंचुआ मरा, केंचुआ के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे। तो ये लाभदायक सूक्ष्म जीव हमारी जमीन से नष्ट हो चुके। कब? 30, 40, 20, 25 साल पहले। अब जब ये नष्ट हो चुके और मैं मिट्टी की जांच करके कहता हूं कि हमारी ज़मीन में 0.3% जीवांश कार्बन है। अब यहाँ फिर झूठ है, कार्बन है मित्र, जीवांश नहीं है। क्यों? जब वहाँ जीव ही नहीं है तो जीवांश कहाँ से आएगा? अब जीव नहीं है तो जीवांश तो है नहीं, कार्बन है, और वो भी है कितना? इतना 0.3%, यानी 60 कुंटल। 1 हेक्टेयर में 60 कुंटल। अब ये कार्बन जो है ना, कार्बन फसलों का भोजन नहीं है। तो क्या हुआ? सॉइल से तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत बरसात के सीजन में, बारिश की फसलों में, चूँकि बारिश की फसलों में प्रकृति यानी ज़मीन अपना श्रृंगार करती है, उस समय कुछ चीज़ें बनती हैं। बारिश के सीज़न में कुछ ना कुछ जीव आते हैं। तो बारिश के सीज़न में अगर ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग कुछ बोते हैं तब तो उसको खेत सप्लाई कर देता है। अदरवाइज फिर उसकी सप्लाई चेन में कोई कमी है और हमारी फसलों को संपूर्ण भोजन नहीं मिलता, इसलिए मुझे रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें ह्यूमस कैसे बढ़ाएं? तो ह्यूमस बढ़ाने के लिए मैंने क्या कहा, हमें ह्यूमस इतना करना है, कितना? अपनी ज़मीन में 200 कुंटल। 200 कुंटल अगर ह्यूमस की बात करें तो इस 200 कुंटल में ह्यूमस का मतलब क्या हुआ? 90%, यानी कि 180 कुंटल तो ये होगा कार्बनिक पदार्थ। तय मानिए 200 कुंटल ह्यूमस का मतलब हुआ कि इसमें 180 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है। अब जो 20 कुंटल बचता है, 20 कुंटल, इसमें 2 फांट हैं। 10 कुंटल वजन जीवों का है और 10 कुंटल वजन जीवों का अंश है। तो ये जो 10 कुंटल है जीवों का अंश, ये ज़मीन आपको सप्लाई क्रॉप को कर सकती है। चूँकि माइक्रोब्स भी पौधा हमारा नहीं खा सकता, मरा हुआ माइक्रोब्स ही पौधे का भोजन है। तो 10 कुंटल, जब 200 कुंटल ह्यूमस होगा
यानी मिट्टी की जांच कराएंगे, पाएंगे 1% जीवांश कार्बन है, तो समझिए कि इस खरीफ की फसल में हमको 5 कुंटल ज़मीन देगी, रबी की फसल में फिर 5 कुंटल देगी। तो 5 कुंटल देने का मतलब है कि 5% तो मिलेगा सॉइल से और 95 मिलेगा हमको एटमॉस्फेयर से। किस रूप में? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। और आपने सुना होगा 95% पौधे का निर्माण इनसे होता है और 5% है वो सॉइल से मिलता है। अब अगर आपने धान बोया है खरीफ में, 50 कुंटल धान करना चाहते हैं, 50 कुंटल पुआल करना चाहते हैं, 100 कुंटल हुआ, तो 100 कुंटल में देखिए 5 कुंटल ज़मीन देने के लिए सक्षम है। हमको किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या है? अभी उसके पास केवल 60 कुंटल है। 60 कुंटल का हुआ कि 90%, 60 कुंटल का कितना हुआ? 5 कुंटल मतलब 56 कुंटल 40 किलो, 54 कुंटल और 54 कुंटल, हाँ 54 कुंटल उसमें कार्बनिक पदार्थ है। अब बचा 6 कुंटल, तो 6 कुंटल में 3 कुंटल ये है, 3 कुंटल नहीं यार, यहाँ 20 कुंटल था ना, तो यहाँ कितना बचा? 6 कुंटल बचा ना, हाँ तो 3 कुंटल हुआ। अब ये 3 कुंटल भी है या नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चूँकि जिंदा जीव जब नहीं है तो मरे हुए जीवों का अंश कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो भूमि में जो कार्बन है ना, और वैसे भी दुनिया में देखिए आप, कार्बन हमारा शरीर है, ये कार्बन जो है ना सी, ये क्या चीज़ है? सी माने कार्बन। कार्बन का रोल देखिए आप, हम मर जाएं, कोई व्यक्ति मरे, 70 किलो का मरे और उसको दाह संस्कार, बिजली वाले इलेक्ट्रिक वाले दाह संस्कार में जला दिया जाए, तो 1.5-2 किलो लगभग क्या मिलेगा? कार्बन। तो एक 70 केजी वजन का व्यक्ति जब जल जाता है तो 1.5-2 किलो कार्बन। तो मैं इतना बड़ा जो आपके सामने दिख रहा हूँ, अगर ये जलाया जाऊँगा तो इसमें क्या निकलेगा? 2 किलो कार्बन। अब ये कार्बन हटा दो तो मेरे शरीर का निर्माण असंभव, इम्पॉसिबल। तो कार्बन के साथ ये जो पंच महाभूत है ना, कार्बन के साथ पानी, कार्बन के साथ हवा, कार्बन के साथ आकाश, कार्बन के साथ ऊर्जा अग्नि, ऐसा कोई स्थान, मतलब ऐसी कोई जीव रचना, ऐसा कोई स्थूल प्राणी जो कार्बन ना हो और हो, संभव नहीं है। तो ये पानी, हवा, आकाश, अग्नि इसी कार्बन के साथ ही क्लब करती है। अब देखिए आप, अगर ये सॉइल में कार्बन रिच कर दिया मैंने, सॉइल में कार्बन रिच कर दिया, तो आपको इरिगेशन की जरूरत, जब कभी कभी कहते हैं ना कि प्लांट को, रूट जोन को ऑक्सीजन नहीं मिल, ऑक्सीजन की जरूरत, कार्बन रिच है ना, तो सॉइल में ऑक्सीजन उसको मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी। यानी कार्बन एक ऐसा पदार्थ है कि अगर मैं सॉइल में कार्बन को बढ़ा दूं तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और क्योंकि जंगल आप देखिएगा, जंगल में कोई फर्टिलाइज़र नहीं, जंगल में कोई पानी नहीं, जंगल में कोई पेस्टिसाइड नहीं, जंगल में कोई बीमारी नहीं, जंगल में कोई कीट नहीं। क्यों? आप इस सब की वजह जब जानेंगे तो वजह के पीछे एक ही आएगा कि वहाँ कार्बन सफिशिएंट क्वांटिटी में है। क्योंकि जो मैंने यहाँ जीवांश की बात कर रहा हूँ, कार्बन माइनस कर दो
कार्बन माइनस करके लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु किसी जमीन में आप डालिए, क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? तो ये लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का भी शेल्टर पॉइंट है कार्बन। आप बायो फर्टिलाइज़र में देखिए कि जितने भी बायो फर्टिलाइज़र बनते हैं जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे चारकोल में बनाए जाते हैं। एक ट्राइकोडर्मा ऐसी है जो टेल्कम पाउडर में बनाई जाती है। तो चारकोल के बिना बैक्टीरिया लंबे अवधि तक जिंदा नहीं रह सकते। तो जमीन में सॉइल में कार्बन कैसे रिच करें? अगर कार्बन रिच कर देते हैं तो समझना, बारिश के सीजन में हम जीवामृत नहीं भी बनाएंगे तो भी वहाँ माइक्रोब्स आ जाएंगे। जो मैं जंगल से ला के डालने की बात करता हूँ, अगर कोई किसान कहे कि हम 2 साल 3 साल तक खरीफ के सीजन में अपने खेत में ग्रासेस को उगने दूंगा, पलटता रहूँगा, उगने दूंगा, पलटता रहूँगा, तो तीसरे साल आप देखिएगा कि वो अपनी मिट्टी की जांच करा ले और अपनी मिट्टी से जीवामृत बना ले, जीवामृत बन जाएगा। क्यों? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर पैदा करती है, बहुत स्पीडली पैदा करती है, ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। मतलब हम उस कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने बारिश में देखा है ना, बारिश में जब बारिश हो रही होती, कहीं पानी भरा होता तो बुलबुले देखते हैं, देखे ना आपने? पानी में जब बुलबुले उठते हैं तो उस बुलबुले को जरा बारीकी से देखना, बुलबुला पैदा होता है और बुलबुले को 2 भागों में डिवाइड होते भी आप देखते हैं, फिर उनको फूट जाते हुए भी देखते हैं। बुलबुले बनते हैं, बुलबुले 2 भागों में डिवाइड होते हैं और बुलबुले नष्ट भी हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे पानी का बुलबुला देखते हैं, सेम उसी प्रकार पानी भी एक बुलबुला ही है और कुछ नहीं है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक बारिश के सीजन में यही क्रिया नेचुरली नेचर करता है, ये प्रकृति की माया करती है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है, अभी तो मैंने या तो जंगल से लाया, बनाया, डाला, लेकिन डालने के बाद कार्बनिक पदार्थ डाला, कार्बनिक पदार्थ से कार्बन निकलेगा। अब एक प्रश्न आता है, कार्बनिक पदार्थ से कार्बन निकलेगा तो कार्बनिक पदार्थ में ये जो O और ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन है, ये पता करना कि कार्बनिक पदार्थ में ऑक्सीजन कितनी, हाइड्रोजन कितनी, कार्बन कितना है। तो शायद मेरे संज्ञान में अभी आ रहा है, मोटा मोटा 42% है। तो आप इस कार्बनिक पदार्थ अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल शुष्क कार्बनिक पदार्थ में 42 किलो कार्बन मात्र है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि अगर 1 क्विंटल कार्बनिक पदार्थ में 42 किलो कार्बनिक पदार्थ है और हमें 200 क्विंटल अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना है, तो उसके अनुसार पर मुझे कितना कार्बनिक पदार्थ, चूंकि मुझे यहाँ कार्बन ऐड करना, कार्बनिक पदार्थ ऐड करेंगे, बनना कार्बन है। क्योंकि हमको कार्बन कितना ऐड करना है, 140 क्विंटल। 140 क्विंटल कार्बन के लिए हमको कितना बायोमास चाहिए कार्बनिक पदार्थ शुष्क रूप में? करीब 350 क्विंटल। तो उतना जब आप कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो 200 क्विंटल कार्बन मेंटेन हो जाएगा और फिर हमारी ज़मीन में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, बीमारियां नहीं लगेंगी। अब इंसेक्ट लगेगा, इंसेक्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी यानी खेत की मेड़ पर पेड़ हो जाएंगे, चिड़ियाँ आ जाएंगी और खेती बिल्कुल 0 बजट की हो जाएगी। और अगर गौ आधारित खेती की बात करते हैं तो गौ आधारित की खेती में हम यही किसानों से कहते हैं कि तुम अगर बैल पालोगे, बैल से खेती करोगे तो गौ आधारित खेती मानी जाएगी। अगर किसी की गाय का पेशाब चुरा करके लाओगे तो गौ आधारित खेती। नमस्कार। बोलो भाई, प्रश्न बताओ।